दोस्तों साथियों, कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जैसा कि आप जानते हैं, कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल ने समाजशास्त्र पीजीटी एवं जीआईसी प्रवक्ता उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 92 लेक्चर्स पहले ही पूर्ण कर लिए हैं। अब जिस प्रकार से 17 और 18 अगस्त को उत्तर प्रदेश पीजीटी एग्ज़ाम की चर्चाएं बहुत तेज़ हो गई हैं, जो कि आयोग ने डेट 99% तो निर्धारित कर ही दी है कि उसी डेट पर एग्ज़ाम होगा। अब हम समाजशास्त्र पर एक बार और प्रकाश डालेंगे। ये रिवीजन लेक्चर्स होंगे जो कि समाजशास्त्र पीजीटी का एग्ज़ाम जब तक ना हो जाए तब तक निरंतर चलते रहेंगे। साथ ही साथ मेरी सोशोलॉजी पीजीटी के 5 से 10 क्वेश्चन की सोशोलॉजी क्विजेस शॉर्ट फॉर्म में कॉम्पटेरिया पर बराबर अपलोड की जाती हैं, उसको आप देख ही रहे होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए समाजशास्त्र पीजीटी यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता सोशोलॉजी के एक रिवीजन प्लेटफॉर्म को हम फिर से स्टार्ट करते हैं। पहले अध्याय पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र या विज्ञान। एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन शब्द है, जबकि समाज प्राचीन है। बिल स्टिड ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर 1970 में लिखा है, एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन है, जबकि इसका अतीत काफ़ी प्राचीन या लंबा है। समाजशास्त्र विषय के पूर्व भी समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन विभिन्न शास्त्रों, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र इत्यादि द्वारा किया जाता था। किसी युग की सामाजिक परिस्थितियों और तात्कालिक विचारों के बीच सदैव संबंध हुआ करता है। इन विचारों की उस समय में प्रधानता होती है। जैसा कि हम जानते हैं, समाजशास्त्र का उदय यूरोप महाद्वीप में हुआ, इसलिए हमें उस समय विद्यमान यूरोपीय सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। प्रारंभिक समाजशास्त्रियों द्वारा विकसित विचारों की जड़ें उन सामाजिक परिस्थितियों में हैं जो उस समय के यूरोप में मौजूद थी। इसीलिए एक वैज्ञानिक विषय के रूप में समाजशास्त्र के उदय के प्रारंभिक चिन्ह हमें यूरोपीय इतिहास के उस काल में तलाशने होंगे, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति 1789 और औद्योगिक क्रांति 1716 के रूप में इतने व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। यूरोपीय समाज में परिवर्तन का यह युग प्रबोधन युग, एनलाइटमेंट पीरियड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दार्शनिकों की चेतना को निश्चित रूप से व्यक्त किया गया है। प्रबोधन युग में सामंतवादी यूरोप के परंपरागत चिंतन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसमें यथार्थ की नई दृष्टि और उसके चिंतन के नए तरीकों ने जन्म लिया। लोग जीवन के लिए पहलू पर तार्किक चिंतन करने लगे और इस समय धर्म, सरकार, राजा की कही बात को अंतिम सत्य मानने की प्रवृत्ति समाप्त होने लगी। यूरोपीय समाज में हो रहे सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस समाज का अध्ययन करना होगा जो परंपरागत यूरोप में प्रबोधन युग के पूर्व वहाँ मौजूद था। यूरोपीय समाज का स्वरूप और उसमें परिवर्तन कैसे हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो नया यूरोप उभर कर सामने आया, उसमें प्राचीन यूरोप के हर मुख्य पहलू को चुनौती दी। सभी वर्गों का पुनर्गठन हुआ, पुराने वर्ग ध्वस्त हो गए, नए वर्गों ने जन्म लिया। धर्म को चुनौती दी जाने लगी, धर्म का महत्व तो पहले से कम हो गया। पारिवारिक निष्ठाओं का स्थान वैचारिक आस्थाओं ने ले लिया।
महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया और राजतंत्र की समाप्ति हुई। लोकतंत्र का आगमन हुआ। समाज की सभी मुख्य धारणाओं, धर्म, समुदाय, सत्ता, संपत्ति, सबकी नई व्याख्या होने लगी और उन्हें नए संदर्भ मिलने लगे। वर्तमान और अतीत के बीच अंतर एकदम स्पष्ट हो गया। यूरोप में हो रहे इन परिवर्तन का महत्व हम कितना भी आके वह कम होता है। फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति के पूर्व यूरोप में दो और क्रांतियाँ हुई थी, जिसे हम वाणिज्यिक क्रांति, जो कि सन 1450 से लगभग सन 1800 ईस्वी, और वैज्ञानिक क्रांति के नाम से जानते हैं। यूरोप में इन्हीं दो क्रांतियों का काल पुनर्जागरण काल, रेनेसेंस कहलाता है। इस युग में कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान, मूर्तिकला आदि सभी विषयों को नया जीवन मिला। पुनर्जागरण युग ने समाज में परिवर्तन की शुरुआत की, जबकि फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति ने उसको परिणति तक पहुंचाया। एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ। यूरोप उस समय फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांतियों के कारण अनंत परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था। इस प्रकार समाजशास्त्र के उदय में हम दो कारणों को मुख्य मानते हैं, उत्तरदायी ठहरा सकते हैं, जो कि पहला है फ्रांसीसी क्रांति 1789 1789 और दूसरा है औद्योगिक क्रांति 1760 1760। सन 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता और समानता के लिए मानव संघर्ष के इतिहास को मोड़ देने वाली घटना सिद्ध हुई। इस क्रांति ने सामंतवाद के युग को समाप्त करके नई समाज व्यवस्था का सूत्रपात किया। इस क्रांति के उपजे विचारों से पूरी दुनिया के देश प्रभावित हुए। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व जैसा विचार जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है, फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। फ्रांसीसी समाज का बुनियादी स्वरूप कि फ्रांसीसी समाज सामंतवादी संपत्ति समूहों यानी एस्टेट ग्रुप्स में बटा हुआ था। सामंतवादी फ्रांसीसी समाज के 3 स्टेट थी जिन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त थी। प्रथम स्टेट जो था, प्रथम संपत्ति समूह, इसमें भूस्वामी, जमींदार, सामंत, सरदार इत्यादि लोग सम्मिलित थे, जिनका भूमि पर अधिकार था, जिसके एवज में संपत्ति प्राप्त करते थे। द्वितीय संपत्ति समूह जो था, उसमें धार्मिक नेता शामिल थे, जैसे पादरी, बिशप। ये सर्वाधिक धनवान लोगों का समूह था, जो कुछ करता नहीं था लेकिन सर्वाधिक प्राप्त करता था। तृतीय संपत्ति समूह जो था, इसमें समाज के शेष लोग शामिल थे, जैसे किसान, व्यापारी, कारीगर, नौकरी पेशा लोग, और यह समाज का ऋण था, लेकिन सर्वाधिक परेशान वर्ग था। यह उपज का तुच्छ अंश प्राप्त करता था और हमेशा अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए मजबूर था। ऐसे 3 संपत्ति समूहों के अलावा एक और समूह था, अर्धदास, सेल्फ स्टेट या सेल्फडम। ऐसा कहते हैं कि क्रांति के पूर्व फ्रांस में अमीर लड़ते थे, पुजारी पूजा करते थे और जनसाधारण यानी कि दास उनका खर्च जुटाते थे। फ्रांस में राजतंत्र विद्यमान था। राजा को शासन करने का दैवीय अधिकार मिला था। 200 वर्षों तक फ्रांस पर बोरबन राजवंश ने शासन किया। बोरबन राजवंश के शासक लुई 14वें के शासनकाल से ही फ्रांस के राजाओं ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें काफ़ी धन खर्च हुआ। 1715 ईस्वी में लुई 14वीं में मृत्यु के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। लुई 15वां हालात में सुधार लाने के बजाय महाजनों से ऋण लेकर काम चलाने लगा। फ्रांस उस समय कितने गहरे संकट से गुजर रहा था, इसकी व्याख्या लुई 15वें के मशहूर कथन कि मेरे बाद प्रलय, इस प्रकार से था। ये कथन मेरे बाद प्रलय, इससे स्पष्ट हो जाती है कि लुई 16वां एकदम कमज़ोर और प्रभावहीन राजा था, जिसे फ्रांस की दिवालिया सरकार विरासत में मिली थी। उसकी पत्नी महारानी आंतोनेत अपनी फिजूल खर्ची के साथ साथ एक इतिहास प्रसिद्ध वाक्य के लिए भी जानी जाती है,
यह वाक्य उसने फ्रांस की भूखी जनता के सामने तब बोला था जब वह खाना मांगने महल के बाहर इकट्ठी हुई थी। महारानी ने ऐसा कहा था, यदि तुम्हारे पास ब्रेड नहीं है तो केक खा लो। ये लुई 16वां की महारानी ने कहा था कि यदि तुम्हारे पास ब्रेड नहीं है तो केक खा लो। ब्रेड का मतलब रोटी होता है। उन्होंने कहा था कि यदि तुम्हारे पास ब्रेड नहीं है तो केक खा लो। आज का लेक्चर यहीं तक। इसी लुई 16वें की महारानी के उद्बोधन से ही तक हम अपने लेक्चर को यहाँ रखते हैं। अगले लेक्चर में मैं समाजशास्त्र के रिवीजन में प्रकाश डालूँगा फ्रांस में बौद्धिक विकास का सिलसिला, और उसके साथ ही साथ बहुत ही रोचक और आकर्षक टॉपिक होगा जो कि हर विषय और हर एग्ज़ाम्स में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, औद्योगिक क्रांति। कॉम्टेरिया पर नित्य निरंतर बने रहें। समाजशास्त्री चैप्टर्स का समाजशास्त्र पीजीटी जीआईसी प्रवक्ता सोशोलॉजी के रिवीजन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके रखें। यह पूर्णतः निःशुल्क है। रिवीजन लेक्चर्स ज़रूर सुने। रिवीजन लेक्चर्स में नोट्स नहीं मिलेंगे। नोट्स आपको पुराने जो भी मैंने सोशोलॉजी के 92 लेक्चर्स दिए हैं उनके डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेंगे। रिवीजन में सिर्फ रिवीजन लेक्चर्स होंगे, उसमें डिस्क्रिप्शन लिंक नहीं मिलेगी। तो रिवीजन को ज़रूर से सुने। कॉम्टेरिया पे बने रहें। कॉम्टेरिया को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कॉम्टेरिया लेक्चर सुनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।